चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। कल हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। कल वाले चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताएं। कोई चीज समझ ना आई हो तो जी। ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें ठीक है फिर। आज हम स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जो टॉपिक है वो आयनिक इक्विलिब्रियम है आज का चैप्टर जो है। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम में नाम से भी पता चल रहा है कि आयंस के दरमियान जो इक्विलिब्रियम हो। किसके दरमियान? आयंस। आयंस के दरमियान। ठीक है, या तो आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान इक्विलिब्रियम हो। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम क्या स्टडी करते हैं? द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस और आयंस टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है। आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान इक्विलिब्रियम या दो आयंस के दरमियान। इसकी मिसाल मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे ए हमारे पास प्लस में है और बी नेगेटिव में, ये आयंस है और ये इक्विलिब्रियम है इन दोनों के दरमियान। अब ये तो आयंस हो गए और ये क्या है? मॉलिक्यूल। तो आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान इक्विलिब्रियम। और दूसरी मिसाल देखें, पॉजिटिव ये नेगेटिव, सी पॉजिटिव प्लस जी नेगेटिव। ये क्या है हमारे पास? आयंस। और ये भी क्या है? आयंस। या तो आयंस आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टडी करें या आयंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम ये स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस और आयंस टू मॉलिक्यूल। अच्छा, फेरेडे की एक थ्योरी थी अबाउट द आयंस। आप लोग को पता होगा फेरेडे ने ये बात कही थी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी सॉल्यूशन शुड हैव आयंस। फेरेडे ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन क्या रखता हो? आयंस रखता हो। मिसाल के तौर पर शुगर सॉल्यूशन होता है जो हमारे पास, ये जब इसे ये सॉल्यूशन है ऑलरेडी वाटर में इसका, जब हम C6H12O6 को वाटर के अंदर इंटर करते हैं तो क्या ये आयंस में कन्वर्ट होता है? जी बताएं। या नहीं होता? नो सर, नहीं होता। तो आइंस में तो नहीं होता। हाँ जी, तो फेरेडे ने यही बात की थी कि ये जरूरी नहीं है कि जी हर कंपाउंड क्या करे? आयंस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो उसे ये लगा कि कुछ कंपाउंड है जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं और कुछ नहीं होते। तो जो कंपाउंड आयन में कन्वर्ट ना हो उसे उसने क्या कह दिया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह दिया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट ना हो। समझ आ रही बात की? तो फेरेडे ने कहा कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। तो जो कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट ना हो वो क्या होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं आयंस में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे जो आयंस में कन्वर्ट हो जाएं? जी, इलेक्ट्रोलाइट्स। मिसाल के तौर पर NaCl, वाटर में जब ऐड करते तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, एक्वस में आ जाते हैं ये। इलेक्ट्रोलाइट। जी, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। तो ये एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है PPSC के एग्जाम में, पूछा गया था 2017 के पेपर में कि कंडक्टेंस इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इज ड्यू टू, नंबर 1 ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ठीक है, नंबर 3 बोथ, डी नन। जी बताएं। आइंस। हाँ जी, आइंस होंगे सर। आयंस होंगे। और
बोथ बोथ फ्री हो। इलेक्ट्रॉन्स। और बताएं। जी सर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन सर होती है बोथ हमेशा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोथ ठीक हो गया। चैट में भी बोथ आ रहा है। वेल डन सभी को। एक बंदे ने ठीक आंसर बताया है, आइंस। आयनिक कंपाउंड बेस्ड ही आयंस पे कर रहा है। पहली बात तो आयनिक कंपाउंड जो होता है इसकी कंडक्टेंस होती ही मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ आयंस। लेकिन अगर आपके पास कोई और कंपाउंड है, कोवलेंट है या मेटेलिक है, तो उसमें जो कंडक्टेंस होती है वो किसके लिए, किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? जैसे मेटल होते हैं हमारे पास, उनमें जो कंडक्टेंस होती है किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। लेकिन आयंस में क्या होते हैं? आयंस फ्लो कर रहे होते हैं। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्लो कर रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं कर रहा होता। समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी इलेक्ट्रॉन तो सर आ चला रही है। जाता है क्लोरीन के पास और क्लोराइड आयन बन जाता है। फिर आगे ये जो होते हैं फ्री जो फ्री आयंस होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि कंडक्टेंस इन आयनिक कंपाउंड किसकी वजह से होगी? फ्री आयंस की वजह से। ये पीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज पूछा गया था ये। अब हमारे पास जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। जी। दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है? जिसकी डिसोसिएशन 1 से कम होती है वो वीक होगा। अच्छा पहले तो हम डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन को कंप्लीटली समझते डिसोसिएट हो जो वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो इनकम्प्लीट हो वो वीक होगा। हैं। जी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑलमोस्ट जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ऑलमोस्ट उसके साथ वर्ड लगाना होता है लास्ट में। ऑलमोस्ट कंप्लीट कुछ। आप बुकिश लाइंस को बस रट्टा लगा लें, यही काफी है। ये देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं पहले। जी क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? एनीवन कोई बताएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? कि एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो गिवन टाइम में कितना डिसोसिएट हो सकता है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं आयंस में। अच्छा कितने में से? 1 मोल आई थिंक। 100%। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। समझ आई बात की है नहीं? कि एक मोल में से कितने मोल्स आगे डिसोसिएट हो सकते हैं। जी अभी एग्जांपल से हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास PCl5 है, क्योंकि ये डिसोसिएट की बात करें तो डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा। आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन PCl की क्या होगी? 1 होगी, ऐसी है ना, क्योंकि 100% है, 1 होगी रिएक्टेंट। तो इनिशियली ये तो नहीं बने होंगे, 0 0 होंगे, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तब कितनी डिसोसिएशन होगी ये हमने चेक करना है। लेट्स सपोज मैं आपसे फर्जी वैल्यू लेकर समझाता हूं कि ये जो था 0.4 डिसोसिएट हो गया, यानी 0.4 किस में चला गया? 0.4 ही PCl बनेगा और 0.4 ही क्यों? क्योंकि इनका भी 1 मोल है और इधर भी 1 मोल है, 1 मोल ही ये डिसोसिएट हो रहा है। इक्विलिब्रियम में हमारे पास 1 मोल में से 0.4 क्या बना गया? प्रोडक्ट बना गया। कौन से प्रोडक्ट? PCl3 और Cl2। हाँ जी समझ आई बात की या नहीं आई? जी जी सर आ तो गई। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी, कोई बताएगा?
जी, हाउ मच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? 40%, 40% हाँ होगी। जी, 40% और 0.4। ठीक है, तो एक मोल में से जितने मोल प्रोडक्ट में चले जाएं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। क्लियर हुई बात? सर जी जी सर ये तो हमारे पास प्रोडक्ट में दो चीजें बन रही हैं, एक PCl3 और एक हाँ जी। क्लोरीन है, तो क्या वो दोनों 0.4 बनेंगे, तो फिर जो लेफ्ट अमाउंट है वो भी 0.4 ही होगी? लेफ्ट अमाउंट 0.4 जा रही है, तो प्रोडक्ट दोनों का, क्योंकि आयंस आपको पता है कि जब डिसोसिएट होते हैं तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो आयंस की कंसंट्रेशन तो बैलेंस्ड होगी ना, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर ये क्यों? देखें, फॉर एग्जांपल जी आप कह रहे हैं कि PCl5 जो है वो 0.4 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया हाँ है, जी, तो मतलब इतनी हम लोगों ने कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट में दी है, तो वो 0.4 दोनों में डिवाइड नहीं होता होना चाहिए? 0.2 नहीं होना चाहिए था? 0.2 नहीं होगा ना, क्योंकि ये देखे यहाँ पे 1 मोल है इसका, अभी आपको समझ आ जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास वाटर है, इसका 1 मोल हो, और यहाँ पे, या ऐसे करते हैं H2 + I2 मेक्स 2HI। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है इक्वेशन का, ये काइनेटिक्स में मैंने आपको अच्छे से समझाया था ये चीजें, कि 1 मोल क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, गैस हाइड्रोजन प्लस 1 मोल क्या होगी, आयोडीन होगी। तो बनेंगे कितने मोल, 2 मोल ऑफ HI। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर आप डिसोसिएट रिएक्शन इसका करवाएं 2HI H2 + I2, इसके 2 मोल हैं, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी कितनी होगी जी, 2 मोल होगी ना, 2 होगी सर। तो 2 होगी। तो अब देखें इक्विलिब्रियम में लेट्स सपोज 0.4 चली गई, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0.4, 0.4। 0.4। ठीक है, तो इस 2 मोल में से ये जा रहा है, अगर इसका 1 होता तो लेट्स सपोज 0.2 हो जाता था, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये नहीं देखते होते आप, जो चीज यहाँ पे देखते होते कितने नंबर ऑफ मोल्स है, उनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे होते हैं ना, ये 1 मोल है, तो 1 देखिए डिसोसिएट करके कितने बनाएगा, ये 0.4 बना रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, क्योंकि 1 मोल है। अगर इसके 2 मोल होते तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होता, 0.4, 0.8 बनना था। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? जी, सर ये हम 0.4 अपनी तरफ से फर्जी ले रहे हैं या ये फिक्स ही होता है फर्जी वैल्यू 0.4? ले रहे हैं हम, फर्जी ले रहे हैं ये। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन होती है आपके पास। जी सर, ओके, ठीक हो गया सर। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, हम चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, डिसोसिएशन का मैंने आपको बता दिया, जो क्या करेंगे 100% किस में चले जाएंगे, आयंस में। अब यहाँ पे भी मैं आपको समझाता हूँ, बात को समझिएगा, यहाँ पे भी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे HCl होता है हमारे पास, अब डिसोसिएशन का क्या मतलब होगा कि 100% आपके पास क्या बनेंगे, H पॉजिटिव, और 100% आपके पास क्या बनेंगे, क्लोराइड आयन। आप देखिए पहले आयंस की तादाद इक्वल है या नहीं, चार्जेस की तादाद उनकी इक्वल है या नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है ना सॉल्यूशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है। ठीक है, लेकिन आयन का डिफरेंस है। जी ठीक है, आयन का डिफरेंस है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसी वजह से ये क्या है, एसिड है। ठीक है, तो अब बात देखें कि इस डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, कि जी 100% अगर HCl लिया आपने, मॉलिक्यूल लिया HCl का 100%, ठीक है, तो ये जो HCl का मॉलिक्यूल होगा ये कितने में डिसोसिएट होना चाहिए जी, 100 लिया है तो कितने में डिसोसिएट होगा ये बताएं। हाँ जी,
सर 100 में ही होगा। 100 में ही होगा ना डिसोसिएट, क्योंकि 100% जो डिसोसिएट होते हैं आइंस में चले जाते हैं। ये देखिए डेफिनेशन यही है स्ट्रॉन्ग की कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो 100% किस में चले जाएं, आइंस में। ठीक है, देखिए 100% हाइड्रोजन में चला गया, 100% क्लोराइड आयन में चला गया, तो मतलब इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई आपके पास। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे जी। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये जो होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, डीओडी से जाहिर करते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो सिर्फ 5% डिसोसिएट हो, मतलब कि आपके पास 100% था HCl और इक्विलिब्रियम आ गया इसमें, H पॉजिटिव आपके पास बना 5% और Cl नेगेटिव आपके पास बना 5%। क्या मतलब कि वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 0.5 या आप कह ले दूसरे लफ्जों में 5% डिसोसिएशन शो करवाएं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे जी। समझ आई बात की? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन चीजें हैं। ठीक है, सर ये HCl की वैल्यू आपने बस समझाने के लिए वीक में लिया ना? हाँ जी, HCl वैसे स्ट्रॉन्ग होता है, जी सर। अगर इक्विलिब्रियम आ जाए ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी वीक बन जाता है। क्यों? इक्विलिब्रियम में आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और आपको कल भी बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन इनकम्प्लीट होते हैं। यस सर। ठीक है, तो हमने तो बात करनी कंप्लीट की। ठीक है, तो आगे हम चलते आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट पे। हाँ जी, अब मुझे बताइएगा आर्हीनियस क्या कहता था? आप सर वो कह रहा था कि किसी भी मतलब एसिड या बेस को हम वाटर के अंदर डालें के सॉल्यूशन के अंदर तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, एसिड और बेस को डालें तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ना? और हाइड्रोक्साइड आयन, जी सर, हाइड्रोजन एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन और बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन। नहीं, हाइड्रोक्साइड। मुझे तो हैरान कर दिया था इन्होंने कि एसिड बेस को डालें। नहीं सर। चलें ठीक है, चलें कोई बात नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सा, विच वन इज आर्हीनियस बेस। हाँ जी, इनमें से कौन सा आर्हीनियस बेस है? सर NaOH। जी, और कोई? NaOH। NaOH है, ये OH नहीं प्रोड्यूस कर रहा। सर आप ये OH के रमजान आप साथ रहने दें, आप रहने दें एक दफा, आपने पहले सर पढ़ी जब हुई ये चीज। डिसोसिएट होगा तो Cl नेगेटिव आयन जो है वो अलग जाएगा, तो वो उसके साथ नहीं होगा, मतलब OH अलग हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस नहीं होगा। और कोई बताएं, मैं पूछता हूँ आपसे। आल हैं, ये सही बता रही है, ताइबा सही बता रही हैं। NaOH वाले हैंड रेज करें, NaOH वाले। सर NaOH ही होगा, क्योंकि जब हम दूसरों को डिसोसिएट करेंगे ना तो NaOH वाले हैंड रेज करें, सिर्फ अक्सा नदीम है बस। ये हैंड रेज वाला ऑप्शन कहाँ से आया? और चलें आप डाउन करें हैंड, ये 4 लोग हैं, 4-5 लोग। और आल वाले कौन से हैं? आल वाले हैंड मैं रेज भी करें। सर, मैं भी NaOH, मुझे हैंड रेज नहीं हो रहा मेरा। चलें ठीक है, आल जो कह रहे हैं कि आल है वो कौन से है कोई? इसका आंसर NaOH ही आएगा। आर्हीनियस ने ये बात की थी कि सिंगल जो होगा ना वो आयन प्रोड्यूस होना चाहिए,
क्यों? यहाँ पे अगर आप इसको डिसोसिएट करवाते हैं तो एक तो आपके पास Cl नेगेटिव भी बन रहा है और दूसरा OH नेगेटिव भी बन रहा है। और हीनियस ने ये बात की सिर्फ OH आयन होना चाहिए, दूसरा कोई नेगेटिव आयन ना हो सॉल्यूशन में। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही जी? हाँ जी, समझ आई या नहीं आई इस बात की? आ गई समझ। आर्हीनियस के मुताबिक सिर्फ सिंगल नेगेटिव आयन होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब कहने का है आपके पास अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस OH अकेला प्रोड्यूस होना चाहिए, तब वो चीज क्या होगी? बेस होगी, उसके साथ कोई और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है? तो आर्हीनियस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता है। अब आपने बताना है कि जी विच वन इज आर्हीनियस एसिड। हाँ जी, इनमें से बताएं कि कौन सा आर्हीनियस एसिड है? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट। फर्स्ट वाला है, बिल्कुल ठीक है, सब फर्स्ट फर्स्ट वाला है, सेकंड भी हो सकता फर्स्ट वाला है। दोनों सर। वेल डन। सही। लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दें, क्या लिखा है? लास्ट वाला कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है। हाँ जी, ये फर्स्ट सब एग्री करते हैं ना इस बात को, तो ये आपको पता है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी है ना? यही है, ठीक ना? सर जी सेकंड वाला क्यों नहीं ठीक? सेकंड वाला भी तो हो सकता है, H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव। जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस H पॉजिटिव हो रहा है कहीं पे सॉल्यूशन में? नो सर। इनमें से कोई भी नहीं है। ऊपर देखे स्टेट तो चेक कर ले, गैस की बात हो रही है, आप मुझे एक्वस की बात कर रहे हैं। सर HCl। हाँ जी बताएं, ये एक्वस में होता जी तब जाकर जी। होता ये। आप लोग मुझे कह रहे हैं कि जी एक्वस होना चाहिए और इधर आप लोग कह रहे हैं HCl, ठीक है? हाँ जी बताएं, इनमें से कोई भी नहीं आर्हीनियस एसिड है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है, ठीक है? अगर HCl जो है वो गैसियस लेते और वाटर साथ जो है वो एक्वस में होता, तो तब भी जो था वो प्रोडक्ट हाँ जी, हम HCl लोगों के अगर पास गैसियस आसानी होता से। तब हमारे पास H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाना था। सर HCl गैसियस होता और वाटर साथ एक्वस हाँ होता, जी, तब H तब पॉजिटिव होता, तो वो आर्हीनियस ही होना था। हाँ जी बिल्कुल। HCl क्या होता है? HCl गैस की फॉर्म में ही होता है आपके पास, ये जी लिक्विड जी में नहीं सर। होता। आप जब जी इसे सर। वाटर में डिसॉल्व करते तब जाकर ये H पॉजिटिव आयन देता है सॉल्यूशन में। समझ आ रही सही, बात ठीक। की? तब ये एक्वस तो बनते हैं, सर लिखा होना चाहिए था मतलब। ठीक है? वाटर में जो चीज देगी H पॉजिटिव आयन, वही हमारे पास क्या होंगे? एसिड होंगे, ठीक है? ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था, आपको पता चल गया। लेकिन आर्हीनियस की लिमिटेशन भी थी, जैसे मैंने अब कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था यहाँ पे, इवन ये एक एसिड है, ठीक है? ये एसिड है, लेकिन ये पानी में H पॉजिटिव नहीं देता, लेकिन ये एसिड है। समझ आ रही बात की? तो आर्हीनियस सर का जी
जी कार्बन डाइऑक्साइड है जो, इसे किस बेस पे हम एसिड कह सकते हैं, इसकी क्या ये प्रॉपर्टी है जो वो? साना रिच एक मॉडल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे, ऑक्साइड एक्सेप्टेंस की बेस पे जी कह सकते हैं। सर। ठीक है, कौन सा मॉडल है, आपने क्या नेम बताया यूसाना इसका? रिच मॉडल आप सर्च करें नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारा ठीक है। इसमें टॉपिक नहीं है, बहुत लेकिन वो आसान। बीएससी का पार्ट है। हाँ जी, लेकिन वो इतना आसान है कि आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। ऑक्साइड पेयर को आप ट्रांसफर करेंगे, जो चीज ऑक्साइड का पेयर एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी, एसिड होगी। ठीक है, जो इसे देगी वो क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, आसान सा मेथड है। तो ये चीजें बहुत आसान और पेपर में भी पूछते इतनी। अब से रिलेटेड अरहीनियस सिर्फ किसको बेस कंसीडर करता है जी, अरहीनियस सिर्फ किनको बेस कंसीडर करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड को, ये भी याद रख लें। किनको, मेटल हाइड्रो। ये दोबारा लाइन बता दें। अरहीनियस सिर्फ और सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड को बेस कंसीडर करता है। लेकिन उनका क्या, जो सिर्फ मेटल ऑक्साइड होते हैं, समझ आ रही बात क्या नहीं आ रही, मेटल ऑक्साइड Na2O, इनका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी तो बेसिस हैं या नहीं है, बताएं। ये बेसिस हैं या नहीं है, बताएं। यस। तो ये बेसिस है, तो कैसे बेसिस हैं ये आपको पता भी है कि Na2O को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ये बेस तो है, लेकिन अरहीनियस इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अरहीनियस सिर्फ जो और OH सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड को करता है, मेटल ऑक्साइड को नहीं करता। ठीक है, तो ये अरहीनियस का कॉन्सेप्ट था। सर जो एक तो होते हैं मेटल ऑक्साइड, एक होता है मेटल हाइड्रोक्साइड है। सर जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका तो हमें पता चल जाता है, ये हमारे पास बेस होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको ऑलवेज वाटर में डिप करने से अगर हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बने तो उन्हें हम ये हम बेस कहेंगे सर। हाँ जी, ये सर सही हो गया सर। जो मेटल होते हैं वो बेस ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अल्कली अल्कलाइन मेटल, ये दोनों बेस ही प्रोड्यूस करते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक हो गया सर। आगे हमारे पास है ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लोरी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है आपको कि एसिड वो चीज है जो किसे एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को। हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं जी, वाई हाइड्रोजन इज नोन एज प्रोटॉन। सर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि और एक हाइड्रोजन के प्रोटॉन होता पास है। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है, प्रोटॉन भाई। इसलिए इसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो चीज क्या करे, प्रोटॉन को दे, वो क्या है, एसिड है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस है। अब कुछ चीजें देखा गया कि दोनों चीजें को तौर पर एक्ट करती हैं, क्या कि प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करती हैं और डोनेट भी करती हैं प्रोटॉन को। ठीक लाइक है, वाटर सर। हाँ जी, एम्फोटेरिक होंगी वो क्या चीजें, एम्फो का मतलब होता है बोथ। ठीक है, बहुत। एम्फोटेरिक, तो ये चीजें वो होंगी जो दोनों के तौर पर एक्ट करेंगी। अब क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ जी बताएं क्या आंसर आएगा। असफा इलियास आप बताएं। सर बोथ। बोथ आएगा। असफा आप बताएं। सर मुझे रिलेटिव लग रहा है। अच्छा, आपको रिलेटिव लग रहा है। असफंद यार आप बताएं। सर दोनों। दोनों। इकरा हमीद आप बताएं।
ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी ठीक हो गया। इसका आंसर आएगा रिलेटिव। एक बंदे ने बताया सही, आसफा ने। कैसे रिलेटिव होगा? आप लोग ना थोड़ा सा माइंड को नहीं लड़ाते। मैंने अभी आपको बताकर भी गया हूँ कि एसिड बेस के तौर पर भी कुछ चीजें एक्ट करती है। वो कैसे एक्ट करती हैं? वो अपने साथ प्रेजेंट चीज के मुताबिक एसिड बेस के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। याद रखिएगा, बाज औकात ना HCl भी वीक एसिड पड़ जाता है अगर इसके साथ HClO4 का रिएक्शन करवा दिया जाए तो ये बेस के तौर पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। समझ आ रही बात की? तो मतलब क्या हुआ? एसिड बेस कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव है, अकॉर्डिंग टू स्पीशी प्रेजेंट। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही जी? आ रही है सर। ठीक है। सर रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में थोड़ा बता दें। एब्सोल्यूट होता है जो किसी चीज पे डिपेंड ना करे, ठीक है, कि वो ऑलवेज, जैसे आप कह लें कि एक चीज है एसिड, तो एसिड के तौर पर ही एक्ट करेगी, उसके साथ कोई मर्जी चीज आपका आप रिएक्शन करवा दें। लेकिन वो चीज जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उससे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लाकर रख दिया जाए उसके साथ, तो वो बेस के तौर पर एक्ट करना शुरू कर दे। जी समझ आ रही बात की? तो वो किस पे जी डिपेंड सर करेगी? अपने साथ प्रेजेंट स्पीशी के। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे वाटर किस तौर पर एक्ट कर रहा है? एसिड के तौर पर। NH3 क्या बेस। अच्छा, ये मीटिंग एंड जी होने सर। वाली है, तो आप लोगों ने दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये 40 मिनट की मीटिंग होती है, ठीक है? दोबारा से ज्वाइन करना है मीटिंग को। तो ये यहाँ पे एसिड के तौर पर, ये बेस, अभी आपको पता चल जाएगा। अब वाटर किसके तौर पर एक्ट कर रहा है बताएं? बेस। बेस के तौर बेस पे। और ये एसिड। तो रिलेटिव हुआ या ना हुआ? जी। अब समझ आ गई? जी सर। ठीक है। तो अब देखते हैं हम NH3 की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? या पहले वाटर का HCl के साथ, HCl प्लस वाटर। अब दो चीजें होती है, एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, एक कॉन्जुगेट बेस होती है। ये आसान चीजें, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको नहीं पता, ठीक है? यहाँ पे HCl क्या एसिड है और H2O क्या है? बेस है, ठीक है? ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है, और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अब इसने क्या किया? प्रोटॉन इसे दे दिया। वाटर ने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्जुगेट एसिड वो चीज होगी जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बने। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? जी, ये बन गया या नहीं बन गया बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से? यस सर। और कॉन्जुगेट एसिड वो चीज होगी जो प्रोटॉन निकलने से बने। ये देखें, प्रोटॉन दिया था तो पीछे Cl नेगेटिव बन गया। हाँ जी। तो कॉन्जुगेट बेस क्या चीज होगी? जो एसिड के प्रोटॉन देने से बने। और कॉन्जुगेट बेस वो चीज होगी, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड वो चीज होगा जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बने। हाँ जी। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो, ये मीटिंग एंड होने वाली, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। समझ आई कॉन्जुगेट एसिड बेस? जी सर ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है